वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन, सब्सक्राइब और चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस द करंट न्यूज रिलेटेड टू द अप्रैल मंथ फ्रॉम 24th अप टू 30th अप्रैल। आज हम 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो लास्ट वीक की करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं काइंडली एक्सप्लोरर्स। बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर से जरूर पहुंचाएं और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इन सारी वीडियोस को आप पहुंचाएं, उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। और ये है हमारा फेसबुक का पेज, आप इसको ज्वाइन करिए और फेसबुक के ग्रुप पर आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स वगैरह यहाँ से पूछ सकते हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब किन्हीं भी दो देशों के बीच में एमओयू साइंड होते हैं या दो बॉडीज के बीच में होते हैं। तो आइए पहली न्यूज एमओयू की देखते हैं। इंडिया रेटिफाइड डब्ल्यूटीओ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स। भारत ने जो डब्ल्यूटीओ का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स होता है टीएफए, उसके साथ में एग्रीमेंट किया है। ठीक है, टीएफए के साथ में भारत ने टाई अप किया है। इंडिया हैज रेटिफाइड द न्यू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। ठीक है, द एग्रीमेंट्स एम टू ईज कस्टम्स प्रोसीड्यूर्स टू बूस्ट कॉमर्स। ठीक है, जो हमारा व्यापार है, निर्यात है, इन सारी चीजों को बूस्ट करने के लिए ही ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडियाज डब्ल्यूटीओ एम्बेसडर्स अंजलि प्रसाद, इन्होंने इस चीज की फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है रिसेंटली में कि भारत ने किसके साथ में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स टाई अप किया है, तो डब्ल्यूटीओ का ही है ये प्रोग्राम, इसके साथ में अपना टाई अप किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ डब्ल्यूटीओ के बारे में। इंडिया इज द 76 डब्ल्यूटीओ मेंबर टू एक्सेप्ट द टीएफए। टीएफए को एक्सेप्ट करने वाला भारत 76वां देश बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत कौन सा देश है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टीएफए को अटेंड करने वाला। ठीक है, तो भारत की पोजीशन क्या है, 76। और which will enter into the force once 2/3 of the WTO's 162 members formally accepted the agreements। ठीक है, अभी जो यहाँ के 162 मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी के साथ में वोट देंगे 2/3। ठीक है, 2/3 के साथ में मेजॉरिटी मिल जाएगी तो ये एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया है बीबीएम मनी ट्रांसफर सर्विस भारत में। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्लैकबेरी की अभी रिसेंटली कौन सी नई सर्विस इंडिया में लॉन्च हुई है, उसका नाम आपको याद रखना है बीबीएम मनी ट्रांसफर। ठीक है, ये ब्लैकबेरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है और इसने अपनी सर्विस लॉन्च की है कौन सी, बीबीएम मनी ट्रांसफर भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं, एमओयू साइंड हुआ है रेलवे और इसरो के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां से आपके सबसे पहले दो क्वेश्चन ये बनते हैं, इसरो के चेयरमैन कौन है और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है और इंडियन रेलवे के रेलवे मिनिस्टर हमारे यहाँ के कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो छोटे क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करते हैं। चेयरमैन है किरण कुमार। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है इसरो का ये कहां पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और रेलवे के मिनिस्टर आपको पता है कौन है, सुरेश प्रभु। ठीक है, सुरेश प्रभु जी ये रेलवे के रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो रेलवे ने इसरो के साथ में एक टाई अप किया है। आइए हम उस टाई अप के बारे में जानते हैं। The railways had signed up an MOU (Memorandum of Understanding) with Indian Space Research Organisation (ISRO) to develop an application for remote sensing and geographic information system। ठीक है, देखिए रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी हमारे यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है उसकी जानकारी जुटाने के लिए इसरो के साथ में रेलवे ने टाई अप किया है। और ये जो एमओयू है ये 17 मार्च को साइंड हुआ है 2016, हैज कम इनटू फोर्स नाउ, और अब ये फोर्स में आ चुका है। ठीक है, और एमओयू का बेसिकली क्या होने वाला है, फायदा क्या है, द एमओयू विल फुलफिल
the requirements of Indian Railways in the terms of issue and needs related to science and technology, which includes the development of an advanced warning system at unmanned railway crossings to रोड यूजर्स। ठीक है, बहुत सारे नए सेंसिंग रिमोट डिवाइसेस बनाए जाएंगे जो मैन मेड रेलवे क्रॉसिंग्स हैं इनको भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, द मैपिंग ऑफ इंडियन रेलवेज एसेट्स थ्रू जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड डेवलप पेपरलेस अनरिजर्व टिकटिंग सोल्यूशन बेस्ड ऑन जियो फेंसिंग ऑफ स्टेशन एरिया। ठीक है, इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो होना तय हुआ है। तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन रेलवे ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए टाई अप किया है। ऑप्शंस हो सकते हैं इसरो या डीआरडीओ या और कुछ, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है इसरो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, इंडिया और पापुआ न्यू गिनी, इन्होंने 4 एग्रीमेंट्स अभी साइंड हुए हैं। तो देखिए, 4 एग्रीमेंट जो अभी साइंड हुए हैं इसको हम कहते हैं पीएनजी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, इसको हम पीएनजी कहते हैं। भारत ने और पीएनजी ने 4 एग्रीमेंट्स अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं वेरियस सेक्टर्स में। ठीक है, और ये बाइलेटरल कोऑपरेशन है। देखिए, बाइलेटरल कोऑपरेशन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में एक साइंड अप होना या टाई अप होना। ठीक है, कोई भी एक एग्रीमेंट होता है उसको हम बाइलेटरल कहते हैं। ये 2 पक्षीय, 2 लोगों के बीच में होता है। ट्राइलेटरल होता है 3 बॉडीज के बीच में, और बाइलेटरल जो होता है वो 2 बॉडीज के बीच में होता है। The MOU were signed in the presence of visiting presidents प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री हैं, इनके उपलक्ष्य में हुआ, इनकी उपस्थिति में हुआ। एंड द पीएनजी प्राइम मिनिस्टर पीटर ओ नील। ठीक है, इन लोगों के दोनों के साथ में सर्वसम्मति से हुआ। और वहां की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? पोर्ट मोर्सबे। ये है कैपिटल ऑफ पीएनजी। ठीक है, इतना आप यहां से डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहां से जरूर एक बन सकता है। और जो एमओयू की टोटल अमाउंट है वो है 100 मिलियन क्रेडिट लाइन। एमओयू इज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइंस। हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करना, उसके लिए भी एमओयू में रखा गया है। एमओयू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल और एमओयू इन द फील्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 4 फील्ड्स हैं जिसमें एमओयू साइन हुआ है। गाइस, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल न्यूज की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है एक पैनल, एक्साइज ड्यूटी ऑन ज्वेलरी। आपको पता है ज्वेलरी पर, गोल्ड पर जब एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है, इस वजह से जितने भी स्वर्णकार लोग हैं उन लोगों ने बहुत सारा इसका विरोध जताया। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया पैनल बनाया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF formed a subcommittee to be headed by the former chief economic advisor। ये पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, इनका नाम था अशोक लहरी पैनल। इस पैनल का नाम दिया है अशोक लहरी पैनल। टू इंटरेक्ट विद द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑन द इम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन ज्वेलरी। ज्वेलरी पर जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उस पर यह पैनल अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ज्वेलरी के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको जज करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए किस पैनल को गठित किया? उसका नाम है अशोक लहरी पैनल। ठीक है, अशोक लहरी पैनल। यूनियन रेलवे मिनिस्टर टू सेटअप ₹1 लाख करोड़ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में कितना अमाउंट इंडियन रेलवे देने वाला है? ये देगा 1 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछ सकता है, RRS के शॉर्ट फॉर्म दे सकता है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो ये है राष्ट्रीय रेल
संरक्षा कोष। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ₹1000 करोड़ एग्री प्लास्टिक पार्क इन विजयवाड़ा सून। विजयवाड़ा में बहुत जल्दी 1000 करोड़ के अमाउंट के साथ में एग्री प्लास्टिक पार्क जो है वो बनने वाला है। आंध्र प्रदेश इस पर काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश विल हैव अनदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टू ट्रेन 5000 प्लास्टिक इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन एवरी ईयर एंड इट विल सेट अप एट अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप होने वाला है विजयवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है न्यू रूल्स टू इंप्रूव द SC/ST एक्ट ऑन अंबेडकर जयंती। अभी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने SC और ST के स्टेटस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए कुछ नए गाइडलाइंस, कुछ नए रूल्स की स्टडी की है और उस पर कुछ अपने विचार रखे हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड न्यू रूल्स टू इंप्रूव द शेड्यूल्ड कास्ट। SC बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और ST होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इन तीनों बेसिस पर पिछड़े हुए होते हैं उनको हम कहते हैं ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़े होते हैं उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, और इनके स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए जो एक्ट बनाया है, ऑल्सो नोन एज द प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, इस नाम से भी ये जाना जा सकता है। द नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहब। इनको बाबा साहब भी जाना जाता है, इनकी एनिवर्सरी पर ऐसा किया गया। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जानते हैं इस बिल के बारे में। The provision of completing an investigation and filling a charge sheet in the court within 60 days of the filling of the complaint by a member of SC/ST community। अगर SC/ST community कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराती है तो 60 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्ज शीट को एक्सप्लेन करना मैंडेटरी हो गया है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में। ठीक है, अब प्रोविजन in the revamped bill is delinking the requirements of the medical examination of getting relief amount for non invasive offense against the women। ठीक है, ये कुछ नए नॉर्म्स आए हैं, इस बिल को आप यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है सिख गुरुद्वाराज अमेंडमेंट बिल 2016। ठीक है, भारत की जो पार्लियामेंट है इसने सिख गुरुद्वाराज का अमेंडमेंट बिल 2016 इसको पास कर दिया है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ बिल टू अमेंड अ 91-year-old लॉ टू एक्सक्लूड शाहजागीर्स from votings in the elections to Sikh religious bodies, fulfilling a long pending demand of the community ahead of assembly elections in the Punjab next year। ये अमेंडमेंट बिल जो है ये रिमूव करेगा एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं शाहजादी सिख्स में, उनकी कम्युनिटी के अंदर इन 1944 टू द वोट इन द इलेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पेरेंट एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वोटिंग राइट्स हैं इनको और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। इट विल डिसेंटाइल शाहजादी सिख्स हु हैव देयर बोर्ड ऑन हेयर from casting their votes in the elections to Sikh गुरुद्वारास प्रबंधक कमेटी SGPC में वो अपने वोट डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हार्ट ऑफ एशिया। ये एक कॉन्फ्रेंस है जो अभी दिल्ली में रिसेंटली स्टार्ट हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट ऑफ एशिया जो है ये कॉन्फ्रेंस जो कहां पर हुई, तो ये भारत में दिल्ली में हुई। ठीक है, द हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस हैज बिगन टुडे इन दिल्ली। The conference aims to bring peace and stability to Afghanistan and speeding of its reconstruction with a focus on enhancing investment and connectivity to the country। ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज जो है उनके वेलफेयर के लिए एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम वेजेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू
10,000। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम वेजेस जो है भत्ता जो मिलता है उसको हाइक किया है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट द मिनिमम वेजेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैज बीन इंक्रीज टू ₹10,000 per month at a national level, taking into consideration the consumer price index and dearness allowances as per the Supreme Court verdict। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्याय के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने ऐसा कदम उठाया और मिनिमम जो वेजेस हैं वो ₹10,000 पर मंथ कर दिए गए हैं। The decision has been taken by the Rule 25 of the Contract Labor Regulation and Abolition Central Rules। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल ने क्लियर कर दिया है इंश्योरेंस फॉर द रिएक्टर्स। एनपीसीआईएल क्लियर्स इंश्योरेंस फॉर द रिएक्टर्स, जो भी रिएक्टर्स हैं उनके इंश्योरेंस के लिए एनपीसीआईएल ने क्लियरेंस दे दी है। एनपीसीआईएल है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हम एनपीसीआईएल कहते हैं। इसने क्लियरेंस दिया है इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ऑल 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके इंश्योरेंस के लिए एनपीसीआईएल ने अपनी क्लियरेंस दे दी है। द एनपीसीआईएल ऑल्सो फाइनलाइज द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सप्लायर्स अंडर अ 2010 लॉ। एनपीसीआईएल कैन सीक डैमेजेस फ्रॉम द सप्लायर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट्स होते हैं उनके डैमेजेस के लिए ये इंश्योरेंस की क्लियरेंस दी गई है। ये फ्रेंड्स कुछ सोशल न्यूज होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपके एग्जाम्स में आए, लेकिन अगर आप इन न्यूज को पढ़ते हैं तो आपको सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में आ जाए। ये आपकी इंटरव्यू स्किल्स और आपकी देश में जो भी हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज देती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है कैंसर केयर कैंपेन इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कैंसर कैंपेन, ठीक है, ये लॉन्च की है। और ये है कौन? जितेंद्र सिंह जो है ये पीएमओ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन DONER। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इन शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय, the first of its kind week-long cancer care campaign in the northeast under the supervision of the NEC, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, इसको हम पिंक चैन कैंसर कॉन्क्लेव 2016 के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है आपका कि पिंक चैन कैंसर कॉन्क्लेव 2016, ये अभी कैंपेन कहां पर लॉन्च हुई, तो ये शिलोंग में लॉन्च हुई, मेघालय की जो कैपिटल है। और इस कैंपेन को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये पीएमओ को भी हैंडल करते हैं और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं इनके पास में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड पपुआ न्यू गायना। ठीक है, न्यू गायना, ये अभी मैंने रिसेंटली अभी आपको न्यूज बताई थी। हेल्थ केयर और मेडिकल साइंसेज सर्विसेज में इंप्रूव करने के लिए ये भारत और PNG के बीच में एक टाई अप हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने बैन कर दिया है, भारत ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ मिल्क सम मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना। चाइना से कुछ मोबाइल फोन्स का जो इंपोर्ट हो रहा था वो और मिल्क दूध को बंद कर दिया है। इंडिया हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सर्टेन मोबाइल फोन्स and a few other items from China after finding the sub-standards or not following the security codes। वहां पर सिक्योरिटी कोड्स फॉलो नहीं हो रहे थे, इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया। पार्लियामेंट पैनल सजेस्ट फाइन एंड जेल फॉर सेलिब्रिटीज ऑफ मिसलीडिंग एड्स। ठीक है, पार्लियामेंट का जो एक पैनल है उसने सजेशन दिया है कि हम फाइन लगाएं या फिर उनको जेल और इम्प्रिजनमेंट दें सेलिब्रिटीज के लिए जो एड्स की मिसलीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स हैज टेबल्ड अ रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल विद एन एम टू क्रैक डाउन अ इररिस्पांसिबल इंडोर्समेंट। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं इररिस्पांसिबल इंडोर्समेंट क्या क्या हो सकते हैं।
यहां पर पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन क्या दी गई है, स्टैंड प्रोविजंस इन द बिल, एज पर द रिकमेंडेशंस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर विल बी पेनलाइज्ड विद आइदर अ फाइन ऑफ ₹10 lakhs एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ द 2 years, 2 साल की जेल या 10 लाख रुपए का फाइन लगाया जाए। द फाइन फॉर सेकेंड ऑफेंस विल बी 50 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 5 year और बोथ। ठीक है। फॉर सबसिक्वेंट ऑफेंस पेनाल्टी शुड बी इंक्रीज एंड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन द सेल्स वॉल्यूम्स। ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रखा है पार्लियामेंट में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने। तो ऐसा सजेशन इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज जो हैं वो मिसलीडिंग एड्स दिखाकर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट खाइए तो आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है। इन चीजों को रोकने के लिए ही ऐसा कदम उठाया गया है। ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च्ड इन मणिपुर। आपको पता है जो फूड सिक्योरिटी बिल जो है उसकी लॉन्चिंग मणिपुर में हो चुकी है और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ओक्रम इबोबी सिंह, उन्होंने डिक्लेरेशन ये दिया है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको स्टेट में राज्य में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके द्वारा जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं और उनके लिए जो फूड ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं चावल ये सारे के सारे बहुत ही कम दामों में मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है। ये बेसिकली 11,796 मीट्रिक टन राइस है, अप्रैल में रिलीज किया जाएगा एंड 1 kg ऑफ राइस वुड बी मेड अवेलेबल ऑफ ₹3 per kg टू द बेनिफिशियरी। ₹3 किलो के हिसाब से चावल उनको मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है। ये घोषणा मणिपुर में की और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका क्या नाम है, ओक्रम इबोबी सिंह। ठीक है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है NMA-NOAPS वेब पोर्टल। ठीक है। ये पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। तो इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, ये हैं डॉक्टर महेश शर्मा। ठीक है। ये नोएडा से MP हैं, गौतम बुद्ध नगर से MP हैं। कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा लॉन्च नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी वेब पोर्टल कॉल्ड NOC ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हम NOAPS के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पतंजलि टू इन्वेस्ट अप्रॉक्स 1000 करोड़ इन 2017। 2017 में पतंजलि जो है लगभग 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और पतंजलि आयुर्वेद के नाम से जो कंपनी है विच इज फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG वेंचर है और ये योग गुरु जो बाबा रामदेव हैं उनके द्वारा खड़ा किया गया एक बिजनेस है। विल बी इन्वेस्टिंग ₹1150 crores in the current fiscal for setting up 6 processing units and 1 research and development R&D center। ठीक है। ये टोटल इनका बनाने का सिस्टम है। कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है, कैबिनेट गिव्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर MOU बिटवीन IRDAI एंड इंश्योरेंस अथॉरिटी जो है और UAE के बीच में। ठीक है। जो हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन कैबिनेट है, प्रधानमंत्री की द्वारा अध्यक्षता करी गई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है फॉर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के लिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमारे यहाँ की उसके और इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ UAE के बीच में किया गया। ठीक है। तो अभी यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल किस किस दो बॉडीज के बीच में दिया है, तो ये दिया हुआ है IRDAI और इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ UAE। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। उसने अनाउंस किया है 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10% कोटा जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और कॉलेजेस के लिए दिया जाएगा जो लोग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सेक्शंस में आते हैं EBS में, और ये नॉन रिजर्व कास्ट के अंदर आएगा। The new reservation rules for those which less than a annual income of
6 lakhs will be applicable from May 1st and may include the पट्टीदार कम्युनिटी। जो पट्टीदार कम्युनिटी है, जो वहां पर आंदोलन करते हैं, आपने सुना होगा हार्दिक पटेल पट्टीदार कम्युनिटी के हैं, जो देशद्रोह के आरोप में जेल काट रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ टेप्स और रिकॉर्डिंग्स सामने आई थी पुलिस के लिए। इन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो पुलिस वाले मिलते हैं, उनको मार दो, स्टेशन पर आग लगा दो, ऐसी इनकी वीडियो फुटेज मिली थी। इस वजह के हिसाब से इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और ये अभी तक जेल काट रहे हैं। तो पट्टीदार समूह के लोगों को भी इसमें 10% कोटा दिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए गवर्नमेंट की जो भी नौकरी निकलेंगी उसमें, और स्कूल वगैरह में एडमिशन के लिए भी। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्लान किया है 1% ऑफ हाईवेज प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए 1% जो है हाईवे की प्रोजेक्ट कॉस्ट को रखा जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रोड सेफ्टी के लिए हाईवे प्रोजेक्ट कॉस्ट में से कितने परसेंट की गवर्नमेंट कटौती करने वाला है, कितने परसेंट रखने वाला है। तो डायरेक्ट आपको बताना है 1%। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरी से ही बनेंगे, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि गवर्नमेंट ने 1% हाईवे प्रोजेक्ट से कटौती करी है, किस लिए, क्या रीजन था, रोड सेफ्टी, या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वहां आपको आंसर रोड सेफ्टी लगाना है। लेकिन अगर आपको ये न्यूज मालूम है तो आप यहां से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। DONER, ठीक है, टू इन्वेस्ट ₹33,000 करोड़ इन NE स्टेट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये किया जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि DONER मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट ने 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फ्लड हिट्स ट्रेडर्स जो एरिया है उनके लिए किया है, और ये हैं जम्मू एंड कश्मीर की CM, जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती। ठीक है, तो कितना किया है, 5% अप्रूव किया है सब्सिडी, जहां पर बाढ़ वगैरह ज्यादा आई है और वो अफेक्टेड एरियाज है, उन एरियाज को इंप्रूव करने के लिए 5% इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पर दिया गया है। ठीक है, द सब्सिडी विल हैव अ कैप ऑफ ₹5 लाख फॉर अफेक्टेड बिजनेस यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, जिन लोगों का वहां पर नुकसान हुआ था फ्लड के कारण, उन लोगों के लिए ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और जम्मू एंड कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर हैं ये है महबूबा मुफ्ती, और वहां के गवर्नर हैं MN बोरा। ठीक है, और अगर बात की जाए डिप्टी मिनिस्टर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं निर्मल सिंह। ठीक है, निर्मल सिंह। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट टैक्स डिटेल्स पब्लिश्ड बाय द CBDT। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इसमें पहली बार डायरेक्ट टैक्स की डिटेल जो है वो पब्लिश की जाएगी। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स फ्रेंड्स वो टैक्स होते हैं जिनको आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार अ टोटल ऑफ 84 पेजेस डेटा हैज बीन रिलीज्ड एंड पुट इनटू द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में रखा गया, किसके द्वारा, CBDT के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं फ्रेंड्स। आइए, उड़ीसा के CM जो है इन्होंने 100 पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नवीन पटनायक, नवीन और पटनायक। ठीक है, ये है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने 100 पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए हरी झंडी दी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, रेलवे मिनिस्टर जो है, रेलवे मिनिस्ट्री है, वो सेटअप करने वाला है 2 न्यू डायरेक्टरेट्स। ठीक है, 2 न्यू डायरेक्टरेट्स। द रेलवे मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू सेट अप 2 न्यू डायरेक्टरेट्स tasked with increasing the speed of trains and boosting non-fare revenues and advertisement। ठीक है, तो बेसिक मोडो क्या है कि जो ट्रेन चलेंगी उनकी स्पीड के लिए, और वहां पर जो फेयर फैसिलिटीज हैं उसको और अच्छा बूस्टअप करने के लिए।
इसमें आपकी और भी चीजें शामिल हैं, जैसे स्टेशन पर रेडियो फैसिलिटी, वीडियो और इंटरनेट और वाईफाई और मोबाइल ऐप्स और इंटरेक्टिव सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी इसके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, नागालैंड कैपिटल कोहिमा डिक्लेयर्ड स्मोक फ्री सिटी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्स में। इसमें कहा गया है कि नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है स्मोक फ्री सिटी। वहां पर लोग जो हैं वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ऐसा एक गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया है। द ऑफिशियल डिक्लेरेशन मेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोहिमा रोबिलोटो मोर ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर द स्मोक फ्री कोहिमा सिटी organized by the district tobacco control cell cell under the department of health and family welfare। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी स्मोक फ्री सिटी कौन सा है, तो ये है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा को। सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया है 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन 3 स्टेट। 3 राज्यों में उच्च दरों पर मकान मुहैया कराए जाएं, इसके लिए 9,005 करोड़ रुपए का जो टोटल अमाउंट है इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और ये जो हो रहा है, ये जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं ईडब्ल्यूएस में, और ये प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। ठीक है, ये महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में ये योजना पर अभी काम चल रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 9,005 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो सैंक्शन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन SC ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2016 पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में संवैधानिक अनुसूचित जाति के लिए एक जो ऑर्डर है, अमेंडमेंट बिल है 2016, ये पास कर दिया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। The Constitution Scheduled Cost Order Amendment Bill 2016 that was introduced in the Lok Sabha on March 1st, 2016 by the Minister of Social Justice and Empowerment Thawar Chand Gehlot has been passed in the current session of the Parliament। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको अगर ये चीज नहीं पता है तो आपको दोनों एक जैसे लगते होंगे। देखिए बिल जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक कमेटी गठित की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट्स बना के प्रॉपर देती है एक बिल के फॉर्मेट में। फिर उस बिल को किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, और उसके बाद में उस बिल पर चर्चा होती है। दोनों सदन जब उसको पास कर देते हैं, राष्ट्रपति जब उस पर फाइनल अपनी मोहर लगा देते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, तब वो बिल एक एक्ट का मतलब होता है कानून, उस कानून में बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमेटी गठित की जाती है, फिर उस कमेटी की रिकमेंडेशन होती है, उस पर एक बिल प्रिपेयर किया जाता है, और उस बिल को किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। कहीं से भी बिल पास होता है, फिर दूसरे हाउस में उसको पास होना होता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है और एक्ट बन जाता है। ठीक है, इसी चीज को लॉ और एक्ट कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है बिल और एक एक्ट में। ठीक है, EC इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर द केरला असेंबली पोल्स। केरला असेंबली पोल्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको पता है अभी केरला में असेंबली पोल्स हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिनका, देखिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो ये है नजीम जैदी। ठीक है, नसीम जैदी जी। ठीक है, ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जिसका नाम दिया है ई वोटर, कंप्रेहेंसिव डिटेल्स अबाउट द फोर्थ कमिंग असेंबली पोल्स इन केरला। ठीक है, केरला में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और इसमें बहुत सारी नई फैसिलिटीज दी गई हैं, जिससे कि आपको पोलिंग स्टेशन कहां पर है आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट्स, एफिडेविट जिन लोगों ने फाइल किया है,
कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड है, कितने उन पर क्रिमिनल लाइट्स हैं, ये सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन वहां से देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है ई वोटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन इंटरेक्टिव पोर्टल जिसका नाम है साहपीडिया लॉन्चेस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसको जिसका नाम है साहपीडिया और ये भारतीय सरकार का एक पोर्टल है, इसको लॉन्च कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन इंटरेक्टिव पोर्टल नेम्ड एज Sahapedia on the cultural heritage of the country. The portal is a collaborative knowledge resource on the arts, culture and heritage of India. ठीक है, ये भारत की जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, कलाकृति है, संस्कृति है, इसको दिखाएगी। इस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? साहपीडिया। ठीक है, जैसे आप इसको नाम रख दीजिए, विकिपीडिया होता है ना, वैसे ही आप पीडिया तो बढ़ आ गया, साह और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, साहपीडिया ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां आ सकता है और इस की डेडलाइन जो टैगलाइन थी वो क्या थी? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। ठीक है, मतलब कि जब गांव का ही उदय होगा, जब गांव का डेवलपमेंट होगा, तभी भारत का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हमारे देश का विकास कब हो सकता है? जब हम छोटे तबके लेवल से लोगों का विकास करें, तभी हमारे यहाँ पूरे देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो ये मनाया गया। ठीक है, एवरी ईयर 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था, 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, उसमें पंचायती राज को ऐड किया गया था। एक्ट 1992 विच कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993, 1993 से ये इफेक्ट में आया। ठीक है, और उस दिन से ही पंचायती राज की हमने घोषणा की थी कि पंचायतों का भी गठन किया जाना चाहिए। अगर हमें, जैसे देखिए क्या होता था पहले, अगर गवर्नमेंट ने 1000 रुपए गांव के विकास के लिए सैंक्शन किए, तो वो ऊपर से जब पास होते होते नीचे आते थे तो वो 100 रुपए बचते थे। मतलब कि बीच में धांधलेबाजी होकर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम गांव के लोगों से टैक्स ना लें, गांव के लोग जो हैं उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे और उन लेवल पर हम पंचायत का गठन करेंगे और जो भी गांव के विकास के लिए खर्चा वगैरह होगा वो उस गांव के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, जो गांव से टैक्स लेकर सेंटर के पास आता था और सेंटर फिर उस पैसे को गांव तक भेजती थी, तो बीच में नहीं जा पाता था, खाली आ जाता था। फिर क्या हुआ? पंचायतों का गठन किया गया। पंचायतों का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 में हुआ और 1993 में ये लागू हो गया 24 अप्रैल को। ठीक है, तो अभी आपको केवल ध्यान रखना है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान चाइना ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा। चाइना और पाकिस्तान हैव साइन an agreement for the launch of a special satellite to monitor the development of the multi-billion dollars China-Pakistan Economic Corridor CPEC project। चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में एक मल्टी बिलियन डॉलर्स कॉरिडोर है चाइना और पाकिस्तान का। इसके मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेंगे पाकिस्तान और चाइना मिलकर। ठीक है, बर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 23 अप्रैल को, क्वेश्चन ये बनेगा बर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है यूनेस्को के अंतर्गत आता है। फाइन, नेक्स्ट फ्रेंड्स वी विल डिस्कस द न्यूली अपॉइंटमेंट्स इन आवर पार्ट 2 वीडियोस। Till then, revise this video and like this video. Thank you. Have a nice day.